मुक्तिबुद्ध की काव्य संवेदना भाग 2। अपने इस उदात्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुक्तिबोध आत्म परिष्कार व आत्म संघर्ष में जन परिष्कार करने का लक्ष्य लेकर चलते हैं, जिसमें सामूहिक प्रयासों से मानव मुक्ति को सुनिश्चित करने की उत्कट आशा भी दिखाई देती है। क्योंकि आम और खास में बटे समाज में आम आदमी को जहां अपने जीवन यापन के साधन जुटाने में ही जी जान की बाजी लगानी पड़ती है, वहीं खास व्यक्ति बिना प्रयास के अकूत धन वैभव और अपरिमित साधनों युक्त जीवन यापन करता है। तो केवल सामान्य जन का शोषण करके ये कैसी विडंबना है। इन्हीं दोगली सामाजिक व्यवस्थाओं को उघाड़ता ये एक ऐसा सजग चेतता कवि है जो मानव धर्म को अपनी काव्य चेतना का आधार बनाते हुए किसी भी गुट, खेमे, वाद, धर्म, संप्रदाय या विचारधारा, स्थान और देश प्रदेश से न जुड़कर सच्चे मन व आत्मा से केवल मानवता से जुड़कर सामान्य जन के मानवोचित जीवन की प्रस्थापना के लिए दृढ़ संकल्प रहा। एक ही चिंता से मुक्तिबोध चेतना सदैव व्याकुल रहे कि कैसे उपेक्षित मानव को इस विषम यथास्थिति से छुटकारा दिलाया जाए, उसे सही मानवोचित जीवन मिले। मुक्तिबोध काव्य पर साम्यवादी विचारधारा का अमित प्रभाव है, किंतु ये प्रगतिशील काव्यधारा की तरह शोषण शोषित के संदर्भों में नारेबाजी न होकर इन विषम स्थितियों की जड़ता को सामूहिक संघर्षों से तोड़ने के प्रति आशावान व दृढ़ संकल्प सा दिखाई पड़ता है। वस्तुतः उनके काव्य में मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद जैसी विचारधाराएं सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक या राजनीतिक संदर्भ सभी केवल उपेक्षित जन सामान्य की सम्मानजनक प्रस्थापना के लिए काव्य साधन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जिससे कि वे जनसंघ ऊष्मा के अपने जन कल्याण के सार्वजनिक काव्य उद्देश्यों को जनमन तक पहुंचा सकें। मुक्तिबोध का युग परिवर्तन का संक्रांति काल माना जाता है, जब साहित्य, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों में मानो आमूल चूल परिवर्तन हो रहे थे। साहित्य में त्वरित गति से आए वाद और साहित्यिक धाराएं जैसे छायावाद का अंतिम चरण, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अस्तित्ववाद, हालावाद, मनोविश्लेषणवाद, बीट कविता, युयुत्सु कविता, अकविता आदि कई साहित्य धाराएं पनप रही थी, और इन सभी धाराओं के साथ जनवादी साहित्य धारा भी सामाजिक अन्याय के विरुद्ध मनुष्य की प्रतिष्ठा के लिए निरंतर दृढ़ हो रही थी। जो युगांतरकारी शोषण के विरोध में उठे सशक्त स्वर व उपेक्षित जनसामान्य की पक्षधरता के रूप में आधुनिक काल में भारतेंदु साहित्य में प्रारंभ हुई, जब साहित्य सृजन में जनरंजन के साथ जन कल्याण के उद्देश्य के साथ आम आदमी भी व्यापक स्तर पर काव्य का विषय होने लगा तथा उसकी दारुण स्थिति भी साहित्य का विषय बनी। जन साहित्य जन कल्याण के पक्ष को संपुष्ट करने में, जन जन की संघर्षशीलता में, नित्यवाद, आदर्शवाद, भाग्यवाद के वायवी लोक में यथास्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिपादित हुआ। इसमें जन जागृति के प्रयास समष्टिगत संदर्भों में स्वाभाविक रूप से मानवीय धरातल पर आधारित हैं। वैसे तो परिवर्तन समाज की अनिवार्य प्रवृत्ति है, साहित्य भी उससे अछूता नहीं है। इसके साथ ही प्रत्येक युग में कुछ मूलभूत तथ्य होते हैं जो जनजीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो मानव समाज शासन व्यवस्था व सामान्य प्रजा या शासक शासित दोनों वर्गों में बटा होता है। जहाँ सत्ता व्यवस्था अधिकार भावना युक्त होते हुए सामान्य जन करती है, वहीं से पूंजीवादी व्यवस्था भी शोषण शोषित पद्धति आरंभ होती है। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर साहित्य में भी सत्ता पक्षधर सत्ता विरोधी धड़ों में लेखकों और रचनाकारों का विभाजन होने लगता है। सत्ता के पक्षधर साहित्यकारों में लोभ लाभ की नीति अक्सर उन्हें आत्मकेंद्रित सत्ता पक्ष का चाटुकार व अवसरवादी बनाकर सामान्य जन से दूर रखती है। उनका अधिकांश रचना कर्म स्वांत सुखाय या जनरंजन के लिए होता है, जब सत्ता विरोधी साहित्यकार जन सामान्य के प्रति प्रतिबद्ध, निस्वार्थ, निडर, संकालु, जिज्ञासु और तर्कशील होते हैं। समाज के सजग प्रहरी से ये सत्ता व्यवस्था की दोहरी नीतियों, कुचक्रों, षड्यंत्रों के भंडाफोड़ में संघर्षरत रहते हैं।
इनका रचना का संसार समष्टि पर आधारित होता है, न कि वैयक्तिकता पर। साथ ही काव्य में इनकी आत्माभिव्यक्ति वैयक्तिक न होकर सामाजिक संदर्भों में ओतप्रोत होती है। ये तर्कशीलता, जनसामान्य के प्रति अतिशय संवेदनशीलता, संघर्षशील सामाजिक विद्रूपता और विषमता को उघाड़ने वाले जन संवेदना के सिक्त साहित्य रचने वाले होते हैं। मुक्तिबोध काव्य सत्ता का ऐसा विरोधी रहा है जो आम जन की अभावग्रस्त जिंदगी की व्यापक पहचान करके यथास्थिति की मार्मिक अभिव्यक्ति से हृदय पाठक को निरंतर झकझोरता है और साथ ही सत्ता व्यवस्था के नकाबपोश चेहरों को उघाड़ने में सतत प्रयासशील रहता है। उनकी कविताएं जहां विश्वव्यापी शोषण व्यवस्था से जूझती दिखाई पड़ती हैं, वहीं स्वदेशी संदर्भों से मूल चूल जुड़ी अपनी आक्रोशमयी छटपटाहट को अतलांक महसूसती रहती है और पूरा समाज उन्हें एक ही मूल समस्या से आक्रांत दिखाई पड़ता है कि समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर, शोषण मुक्त कब होंगे। सामान्य जन की पक्षधरता मुक्तिबोध काव्य की भावभूमि में जन्म घुट्टी किसी आधारभूत चेतना रही जिसमें मूलतः मानव के मार्मिक पक्षों को उठाया गया है। इस पर युग परिवेश का व्यापक प्रभाव स्वाभाविक व सहज रूप से बिना किसी लाग लपेट के यथार्थ चित्रण करता है, जिससे वे फैंटेसी स्वप्न शैली में व्यापक प्रतीक बिंबों में तथ्यों की अनुपम काव्याभिव्यक्ति करते हैं। उनके काव्य में आधुनिक बोध व समसामयिकता का सांगोपांग विश्लेषण सदैव मानव मूल्यों, संबंधों, धारणाओं पर होता है। वैसे तो तनाव व आक्रोश मुक्तिबोध के संक्रांति की नियति भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक कारण था, किंतु आज़ादी प्राप्ति के बाद भी बढ़ते समय के साथ तनाव व आक्रोश कम होने की अपेक्षा दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। यही कारण है कि आज के युग में भी मुक्तिबोध की कविता उतनी ही सामयिक दिखाई पड़ती है जैसे उनके रचना काल में रही। आम आदमी तक भी विषमताओं से घिरा हुआ छटपटा रहा है, आज भी परेशानियों से जूझ रहा है। ठीक वैसा ही स्थितियां लेखकों और रचनाकारों की भी है। इस संक्रांत परिवेश में संवेदनशील व्यक्ति स्वयं को मुद्दों से बुरी तरह घिरा हुआ महसूस करता है। मुक्तिबोध ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकारा है कि आधुनिक कवि तनावग्रस्त है और विषमताओं से घिरा हुआ है, किंतु कवि हृदय आत्मविस्तार कर फैलना चाहता है तथा इसी आत्मविस्तार की प्रवृत्ति में उसके साक्षात्कार मानव के वास्तविक मूल मार्मिक पक्ष से होता है और ये मूल मार्मिक पक्ष प्रत्येक युग की दुखती रग बन संवेदनशील रचनाकारों को सदैव झकझोरता ही रहता है। मुक्तिबोध मध्यवर्गीय जनचेतना के कवि हैं, प्रत्येक युग में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहक होता है। कलेवर में वृहद समाज संघर्षों में अहम और विषम सामाजिक स्थितियों से सर्वाधिक त्रस्त व सीधे जूझने वाला भोक्ता मध्यवर्गीय समाज ही होता है। यही वर्ग सर्वाधिक जीवन की जटिलताओं से सीधा साक्षात्कार करते हुए समाज की दिशा और दशा का निर्णायक भी बनता है। समाज के ऐसे जटिल वर्ग का यथार्थ उद्घाटन सरल भावाभिव्यक्ति में हो पाना उतना प्रभावी नहीं होता जब तक अंतः विवेचन और अंतः संघर्ष पर स्वयं के साक्षात्कार का सामाजिक संदर्भ में निरूपण कर कल्पना द्वारा उसे पुनः उद्घाटन नहीं किया जाता। तब तक ऐसे सामाजिक संदर्भों की काव्याभिव्यक्ति उतनी प्रभावी नहीं हो सकती। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मुक्तिबोध ने मध्यवर्गीय यथा चित्रण में फैंटेसी काव्य शिल्प का सार्थक व सफल प्रयोग किया है। उनका फैंटेसी काव्य अनुभव की व्यक्तिगत पीड़ा से स्वतंत्र होकर अनुभूति संवेदनाओं के समष्टिकरण द्वारा उद्घाटित होता है, जो वैयक्तिक होते हुए भी निर्वैयक्तिक है। उनके काव्य में उनकी जीवन दृष्टि, भाव संपदा और परिवेशगत स्थितियों, जीवन तथ्यों एवं भावों की नियामक न होकर केवल अनुभाविक भोक्ता और अभिव्यंजक रही है। उन्होंने काव्य में फैंटेसी शिल्प को अभिव्यक्ति का साधन न मानकर अभिव्यक्ति जीवन को पूर्ण रूपेण समझने का आधार बनाया है। सामूहिक चेतना के साथ सामूहिक विकास को मुक्ति व विकास का संबल बनाते हुए वे मानते हैं कि तुम्हारी मुक्ति उनके प्रेम से होगी कि अपनी मुक्ति के रास्ते अकेले में नहीं मिलते।
मुक्तिबोध काव्य का विद्रोही स्वर जानता है कि सत्ता को जन आंदोलन असहनीय होता है और ये दमन के लिए हर संभव कोशिश करती है। यही कारण है कि उनके काव्य में अधिकतर दहशत भरे बिंब स्थितियों की गंभीरता और विद्रूपता की अक्षर सह बताने के सार्थक प्रयास बनते हैं। अंधेरे में भूल गलती, चंबल की घाटियां जैसी कविताएं सत्ता व्यवस्था की दमनपूर्ण नीतियों का पर्दाफाश करती हैं, दहशत भरे माहौल की छाप छवियां उकेरती हैं। सनसनीखेज वातावरण युक्त काव्याभिव्यक्तियां पाठकों के रुझान को बढ़ाने में भी सहयोगी होती हैं। ये काव्य बिंब अर्थ विस्तार करते हुए दिखते हैं और जहाँ कहीं भी अर्थ विस्तार में कठिनाई आती है वहीं वे उसका काव्यगत विवरण देकर पाठक के लिए सहज संप्रेषणीय बनाने के सहज प्रयास करते हैं। कहीं विरोधाभास दिखाई पड़ता है वह पाठक की जिज्ञासा को बढ़ाता है। ऐसे ही उनके काव्य में निरंतर सस्पेंस भी पाठक को जिज्ञासु बनाए रखता है। खुद काव्य की बिंब योजना हिंदी साहित्य की अनुपम थाती है, वैसे ही उनके निजी प्रतीक भी हिंदी साहित्य को उनकी अनुपम देन है। ब्रह्म राक्षस निस्संग निष्क्रिय अहम का प्रतीक है तो बावड़ी अवचेतन मन का, शिशु नवसत्य व नई जनवादी चेतना का या कहीं कहीं मानव भविष्य का प्रतीक बन उभरता है, तो टीला जड़ीभूत मध्यवर्गीय संस्कृति का प्रतीक है जो किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में है। ऐसे ही सच्चित चेतना विक्षोभ तड़ित अशाही वेदना के नीच प्रतीक हैं जो औरंग उटांग हिपोक्रेसी और व्यक्तिवाद को दर्शाता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक संदर्भों में रावण, तिलक, टॉल्स्टॉय जैसे प्रतीकों को कवि संस्कृति की पृष्ठभूमि से ले नई सार्थक व्याख्या करते प्रतीत होते हैं। इनके साथ ही दैनंदिन जीवन के लिए लिए गए प्रतीक मिल, भोंपू, पहाड़ी टीला, सूखे बबूलों की कटीली पांख, भूरे के सरिया, सूखे घास, जन सामान्य की विषमताओं में उनकी मानसिकता को व्यक्त करने के सशक्त प्रतीक हैं। मुक्तिबोध सामूहिक चेतना को उजागर करने में पारंपरिक मिथकों के प्रयोग नए संदर्भ में करके जनशक्ति की प्रतिष्ठा के प्रति आशापूर्ण विश्वास रखते नजर आते हैं। उनकी कविता लकड़ी का बना रावण एक ऐसी फैंटेसी है जिसमें द्योपिता भव्य भग्न ब्रह्म, विराट पुरुष, अनाम अरूप, अनाकार वानरों का मिथकीय प्रयोग, सत्ता पक्ष पूंजीवादी सत्ता, उपेक्षित जन समूह के विभिन्न रूपों में प्रतीक स्वरूप हुआ है। वस्तुतः मुक्तिबोध काव्य कवि के अंतः बाह्य संघर्षों द्वंद्वों का व्यापक ब्यौरा है। ऐसे द्वंद्व जो सत्ता व्यवस्था की दोगली नीतियों की परिणति स्वरूप समाज में उपजी व्यापक विषमताओं, जनसामान्य की शोचनीय स्थितियों में किंग कर्तव्य विमूढ़ता और जड़ता की चक्की में पिसते मानव के दुख से निजात दिलाने की छटपटाहट से जूझते रहते हैं कि किन उपायों से जन सामान्य को मानवोचित जीवन दिलाया जाए। यही मुक्तिबोध काव्य का नैसर्गिक सौंदर्य है।